मैं एक लड़के से प्यार करती थी और घर से भागकर उससे शादी कर ली। लेकिन 2 महीने बाद ही उसने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती बिलखती उसके घर से मायके आ गई। एक दिन नौकरानी ने बताया कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाली तुम्हारी खुद की माँ है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो अपनी माँ के कमरे में जाकर आज रात को देख लेना। मैंने अपनी माँ के कमरे में जाकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कमरे में मेरी माँ और मेरा पति। बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। अगर हम यही इच्छा रखें कि हमारे बुरा करने के बाद भी हमारे साथ अच्छा होगा तो यह हमारी गलत फहमी है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। मेरा नाम महिमा है। मेरी उम्र इस वक्त 45 साल हो चुकी है। मेरे पापा इंजीनियर थे। जब मैं 7 साल की थी तभी मेरी माँ हार्ट अटैक आने की वजह से मर गई थी। मुझे तब पता नहीं चला था कि आखिर मेरी माँ इतनी छोटी उम्र में अटैक आने से कैसे मर गई, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में अटैक आना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन मैं इस बात को कभी जान ही नहीं पाई कि आखिर मेरी माँ को क्या परेशानी थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और अपनी माँ के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं दिन भर रोया करती थी, कमरे में बंद रहती, ना खाती ना पीती और ना ही बच्चों के साथ खेलती। सब घर वालों ने मेरे पापा से कहना शुरू कर दिया कि दूसरी शादी कर लो। पहले तो मेरे पापा नहीं माने। मैं 8 साल की हो चुकी थी। एक दिन मैं स्कूल से आई तो मेरी हैरत की हद न रही जब दादी ने मुझे मेरी सहेली के घर भेज दिया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। इस सहेली से मेरी दादी कितनी चिढ़ती थी। मुझसे कहती कि तू अपनी सहेली से दूर रहा कर, इसकी आदतें मुझे पसंद नहीं है, और आज इसी सहेली के घर मुझे भेज दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि वही गंदी सी सहेली मेरी दादी को इतनी पसंद कैसे हो गई थी। मैं भी खुशी खुशी अपनी सहेली के घर चली गई। रात के समय जब घर आई तो घर में खूब सारी चहल पहल थी। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। घर में इतने सारे लोग क्यों थे और यह सब कहाँ से आए थे? मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। लोगों के बीच 2 लोगों को देखकर मैं और ज़्यादा हैरान हो गई थी। 2 लोग सजे सवरे दूल्हा दुल्हन बने बैठे हुए थे। मेरी पहली नज़र अपने पापा पर गई थी। वह दूल्हा बने बैठे थे। अपने पापा को दूल्हा के रूप में देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं इतनी छोटी भी नहीं थी। वक्त और हालात ने मुझे समय से पहले ही समझदार बना दिया था। मैंने पापा के साथ बैठी उस औरत को देखा जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब दादी ने पापा के साथ उस औरत को एक कमरे में भेज दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। ऐसा जुल्म जो सबने मुझ पर कर दिया था। मेरी दादी एक अनजान औरत को मेरी माँ का दर्जा कैसे दे सकती थी? मैं चीख चीख कर दादी से पूछने लगी, दादी, कौन है ये औरत? आपने क्यों इसे मेरी माँ के कमरे में भेज दिया? यह मेरे माँ पापा का कमरा है। मेरी माँ के अलावा उस कमरे में कोई नहीं जा सकता। दादी ने मुझे चुप कराया और कहा, अब वही तेरी माँ है और तेरे पापा का घर बसाने के लिए हमने तेरे पापा की शादी कर दी है। तेरे पापा का घर बस जाएगा, तेरे पापा खुश रहेंगे तभी तो तू भी खुश रहेगी ना। आखिर तुझे भी तो माँ मिली है। मुझे दादी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। बस इतना समझ आ रहा था कि यह नई औरत जो अभी अभी मेरी माँ के कमरे में गई थी, मैं उसे माँ का दर्जा नहीं दे सकती। मेरे लिए यह गम बहुत बड़ा गम था कि मेरे पापा ने शादी कर ली। मैं रोती रोती अपने कमरे में चली गई और सारी रात मैं दादी से चिपकी लेटी रही और इसी सोच में रात गुजार दी कि पापा ने दूसरी शादी क्यों की। अगले दिन मैं सोकर उठी तो मेरे लिए मुश्किलों भरा दौर शुरू हो चुका था। मेरी सौतेली माँ का रवैया मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। मैं सोकर उठी और फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। मैं देख रही थी कि मेरी सौतेली माँ नौकरों पर ऐसे हुक्म चला रही थी कि जैसे वह बहुत पहले से ही इस घर की मालकिन हो और ना जाने कब से इस घर को संभालती आ रही है। मुझे अपनी माँ का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी अपनी सगी माँ तो घर का चाहे कोई भी नौकर क्यों ना हो, कभी भी उससे तेज आवाज में भी बात नहीं करती थी। मुझे उस औरत को माँ कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही थी। मैं अभी सैंडविच पर हाथ रखी ही थी कि मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने मेरे आगे से सैंडविच की प्लेट उठा ली। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अचानक इस आफत पर मैं बौखला गई। मैंने चीखते हुए दादी को आवाज़ लगाई थी। अगले ही पल मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मेरी सौतेली माँ ने मेरे गाल पर एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर इस औरत ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा और मेरे आगे से नाश्ते की प्लेट भी हटा ली।
मेरी चीख सुनकर दादी बाहर आई। मैं रो रही थी। दादी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मेरी सौतेली माँ बहुत मासूम बनकर दादी से कहने लगी कि अगर मैं सैंडविच ज़्यादा खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी और मेरे रिश्ते नहीं आएंगे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह महिमा की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। अगर यह मोटी हो गई तो इसके लिए भी मुसीबत होगी और हमारे लिए भी मुसीबत होगी। बस इसलिए मैंने महिमा के आगे से सैंडविच हटा लिया। मैं तो उसकी भलाई के लिए ही कह रही थी और उल्टा यह मेरे साथ बदतमीजी करने लगी, इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा था। अगर अभी इसकी गलती का एहसास नहीं दिलाया गया तो आगे जाकर यह बिगड़ जाएगी। लड़की जात है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कल को लोग कहेंगे कि सौतेली माँ ने पराई बेटी को बिगाड़ दिया। अपनी सौतेली माँ के मुंह से यह बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मेरी सौतेली माँ के मुंह से आवाज़ सुनकर दादी मुझे गुस्से से देखने लगी। इससे पहले मैं कुछ कहती दादी ने मुझे डांटकर कमरे में भेज दिया। मैं दुखी मन से अपने कमरे में चली आई। कल की आई लड़की मुझसे ज़्यादा सच्ची हो गई और मैं अपनी दादी की नज़रों में झूठी हो गई। रात के समय जब पापा घर आए तो मैंने उनको बताना चाहा, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने पापा को अपने ध्यान में लगा दिया ताकि मैं उनको कुछ बता ना सकूं। मैं जब भी पापा से कहने के लिए कुछ मुंह खोलती, मेरी सौतेली माँ उन्हें अपनी बातों में लगा लेती और मेरे पापा मेरी तरफ ध्यान देने की बजाय मेरी सौतेली माँ की ही बातें ध्यान से सुनते थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। पहली वाली बातें अब खत्म हो चुकी थी। माँ की छाँव धूप में बदल चुकी थी। पहले माँ मेरे खाने पीने का ध्यान रखा करती थी, अब किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी। पापा भी सारा दिन काम में बिजी रहते और जब घर आते तो मेरी सौतेली माँ उनको अपने कामों में उलझा कर रखती। समय इसी तरह गुजरता गया। अपने ही घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रही थी। पापा की नई शादी के 6 महीने बाद ही मेरी दादी भी इस दुनिया से चली गई। अब तो पापा मुझ पर और भी ध्यान नहीं देते, हमेशा नई माँ के पीछे लगे रहते। मैं कुछ कहती तो मुझे डांट कर भगा देते। मैं अपनी माँ को याद करके रोती रहती तो मुझे रोने भी नहीं दिया जाता। जब मैं अपना दिल हल्का करने के लिए रोती थी तो मेरी सौतेली माँ मेरे पापा के कान भर देती कि मैं महिमा को इतना प्यार करती हूँ, फिर भी वह अपनी माँ को याद करके रोती है। आने जाने वालों को यह बताना चाहती है कि मैं उस पर जुल्म करती हूँ और फिर पापा मुझ पर बहुत गुस्सा होते, मुझे खूब डांटते और कभी कभी तो मेरे पापा मुझ पर हाथ भी उठा देते। मेरी सौतेली माँ अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। घर में उसी का हुक्म चलता, जो चाहती वही होता। मेरे पापा मेरे खिलाफ हो गए थे। बहुत मुश्किल से मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तो मेरी जान छूटी थी। मैंने हॉस्टल में रहने का फैसला घर में सुना दिया। पहले तो मेरी सौतेली माँ इस बात के लिए नहीं मान रही थी, लेकिन फिर यहाँ पर पापा ने मेरी साइड ली और मुझे हॉस्टल में एडमिशन मिल गया। अब मैं घर बहुत कम आती थी। इस बात पर भी मेरी सौतेली माँ ने खूब हंगामा मचाया था, लेकिन पापा ने मुझे इस बात के लिए कभी फोर्स नहीं किया कि मुझे कहाँ रहना है। एक बार मैं छुट्टी में घर आई। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर आंगन में आ गई और इधर से उधर टहलने लगी। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने कमरे में जाने का सोचा तो मेरी नज़र अपने पापा के कमरे पर पड़ी। उनके कमरे का हल्का सा दरवाज़ा खुला होने की वजह से अंदर से रोशनी आ रही थी। मेरे पापा को रात को लाइट ऑफ करके सोने की आदत थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद पापा जाग रहे हैं तो दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश हुई, क्यों ना पापा के साथ जाकर कुछ बातें करूं। यही सोचकर मैं पापा के कमरे के इधर आ गई और जहां पापा कोई किताब पढ़ने में बिजी थे और मेरी सौतेली माँ उनके पास बैठी कुछ बातें कर रही थी। अभी कमरे के अंदर पैर रखा भी नहीं था कि मेरी सौतेली माँ की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सौतेली माँ मेरे पापा से कह रही थी कि आप महिमा को घर पर ही रखा करें, उसे हॉस्टल में मत रखें। माँ की बात सुनकर मेरे पापा बोलने लगे, अच्छा है वह हॉस्टल में ही रहे, कम से कम उससे जान तो छूटी है, वह भी अपनी माँ की तरह ही है। वैसे भी अब मैं उसे बोलने वाला हूँ कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, नौकरी करे और अपना पेट खुद भरे। इतना पढ़ा लिखा दिया, क्या यह कम है? घर पर कम रहे वही अच्छा है, क्योंकि घर में रहेगी तो लड़ाई झगड़ा ही करेगी। वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसकी माँ को भी मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं थी और वैसी ही अब बेटी है। अपने पापा की बात सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा था। अपने ही घर में मुझे हर चीज़ काटने को दौड़ रही है। मैं पापा के बारे में क्या सोचती थी और पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। बस नहीं चल रहा था कि इसी वक्त वापस हॉस्टल चली जाऊं। पापा की बात सुनकर अब मुझे फिक्र सताने लगी थी। अभी तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी और अधूरी पढ़ाई के साथ मुझे नौकरी कौन देता।
पापा तो अब मेरा खर्चा उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नज़र नहीं आ रहे थे। मैं सुबह होते ही हॉस्टल वापस आ गई और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। सैलरी ना ज़्यादा थी और ना ही कम। इससे मेरी पढ़ाई और महीने का खर्चा आसानी से निकल रहा था। लेकिन अब मुझे रहने का भी इंतज़ाम करना था। सारी ज़िंदगी तो हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। फिर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। कुछ ही दिनों में मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट हो गए कि मुझे हैरत हुई, और हैरत के साथ साथ खुशी भी महसूस हो रही थी। और मेरे दिन अच्छे से बीतने लगे थे। मेरे कॉलेज में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था। उसका नाम विराज था। देखने में वह बहुत ही स्मार्ट था। उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। पापा ने अपना कहा सच कर दिखाया। 1 महीने बाद ही पापा ने मुझे खर्चा देना बंद कर दिया था। मेरा क्लासमेट विराज मेरा बहुत ख्याल रखता था। पहले मुझे लगा कि वह मेरी फ़िक्र करता है, क्योंकि वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मेरी इतनी परवाह करता है। लेकिन एक रोज़ मेरे हैरत की हद ना रही जब उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। वह भी मेरी तरह पार्ट टाइम जॉब करता था। उसकी फैमिली में कोई नहीं था, बस उसके पास एक अच्छा सा घर था। उसके माता पिता की मौत रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। विराज के माता पिता की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने विराज को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। किसी भी रिश्तेदार ने उसका साथ नहीं दिया था। फिर उसने भी उन लोगों से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए थे। उसको मैंने भी अपनी कहानी सुना दी। विराज ने जब मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं फ़ौरन मान गई, और उसने मुझे समझाया कि शादी करने से पहले एक बार अपने मम्मी पापा से पूछ लो। विराज के समझाने पर मैं एक दिन के लिए घर गई। पापा की हालत देखी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। पापा की हालत बहुत ज़्यादा अजीब हो रही थी। वह अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने होश में नहीं है। मेरी सौतेली माँ भी उस समय घर पर नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई थी। शाम होते होते पापा की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई तो मैंने पापा से अपने मन की बातें कहनी चाहिए। मैं अपने पापा की आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे थे। मैंने पापा से कहा कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जैसे ही बात करने के लिए मैंने मुंह खोला, तभी मेरी सौतेली माँ कमरे में आ गई और मेरे पापा को जूस का ग्लास देने लगी। पापा ने जूस पीने से मना कर दिया, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा को ज़बरदस्ती वह जूस पिला दिया। जूस पीते ही पापा को उल्टी आ गई। मैंने अपनी सौतेली माँ से कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। जिस जिस पर मेरी माँ ने कहा कि मैं इनका इलाज करवा रही हूँ, ये ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने कुछ दिन घर पर रहने के बारे में सोचा, और आखिरकार एक दिन मुझे पापा से बात करने का मौका मिला। मैं जल्दी से अपने मन की बात पापा के सामने रख दी। मैंने कहा कि पापा, मैं एक लड़के से मोहब्बत करती और उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे पापा ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। इसी बीच मेरी सौतेली माँ ना जाने कहाँ से आ गई और आते ही ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, जैसे घर में कोई मर गया हो। मुझे ना जाने क्या क्या सुना दिया, पर किरदार बेशर्म और ना जाने क्या क्या गंदे गंदे शब्द मेरे लिए बोले। मेरे पापा उस समय पूरे होशो हवास में थे। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं अविश्वास से पापा की तरफ देखने लगी। पापा ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। कहा, अब तुम घर पर ही रहोगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन जब मेरी माँ घर में नहीं थी और पापा अपने कमरे में थे, तो मैं घर से भाग गई और विराज से शादी कर ली। वह मुझसे मोहब्बत करता था। ज़िंदगी मेरे लिए बहुत ही हसीन हो गई थी, जैसे सब गमों के बादल छट गए हो। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। मेरा पति विराज मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मुझे यकीन ही नहीं होता था कि मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। एक दिन विराज घर आया तो उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था। मुझसे कुछ नहीं बोला, आते ही खामोशी से सो गया और खाना भी नहीं खाया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। शादी के 2 महीने गुजर चुके, लेकिन आज तक मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं रखा था। मैंने भी उसको कुछ नहीं कहा और सारी रात आंसू बहाती रही। सुबह विराज गुस्से में नाश्ता किए बगैर मेरे उठने से पहले ही चला गया और रात को मेरे सोने के बाद वापस आया। मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन छुट्टी थी और विराज घर पर ही मौजूद था, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। एक दिन जब उसने मुझसे कोई काम करने को कहा, तो मैंने भी गुस्से से कह दिया कि जब तुम मुझसे बात ही नहीं करते हो, जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? इस बात पर विराज ने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि उस समय मैं कुछ सुनने के काबिल भी नहीं रह गई थी।
मैं मुंह खोले विराज को देख रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुमसे शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी नर्क बना ली है। तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। विराज ने एक बार हाथ क्या उठाया, अब तो वह रोज़ मुझ पर हाथ उठाने लगा। मैं रो रो कर विराज को उसकी मोहब्बत याद दिलाती थी, लेकिन उस पर जूं तक नहीं रेंगती। मेरे पास अब रोने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। घर से भागकर शादी की थी। शिकायत करती तो किससे करती। हमेशा मोहब्बत को तरसी हुई थी कि विराज ने जरा सी मोहब्बत क्या दिखाई। मैं उसकी मोहब्बत में पिघल गई थी, लेकिन यह भूल गई थी कि इस मोहब्बत का अंजाम क्या हो सकता है। विराज के धोखे की मोहब्बत को उसकी सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी। इंसान नफरत के साए में जी सकता है, लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं जी सकता। धीरे धीरे विराज अपने संस्कारों से गिरता गया। अब वह घर पर अपने दोस्तों को भी बुलाने लगा था। वह दोस्त मेरे साथ मजाक में बदतमीजी करते, लेकिन विराज कुछ नहीं बोलता। एक बार तो हद हो गई जब उसके दोस्त ने मेरी कमर में हाथ डाल दिया। मैं गुस्से से लाल हो गई और विराज के दोस्त पर हाथ उठा दिया। इसी बात पर उस रात भी उसने मुझे बहुत मारा पीटा। पूरी रात मैं रोती रही। शारीरिक दर्द से ज़्यादा दिल के टूटने का दर्द मुझे चोट दे रही थी। कई बार दिल में ख्याल आता कि विराज को छोड़कर चली जाऊं। फिर सोचती, इस घर के अलावा मेरा ठिकाना ही कहाँ है। और फिर कुछ दिन बाद विराज ने खुद ही मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं उसकी मिन्नतें करती रही, गिड़गिड़ाती रही कि विराज, एक बार अपनी ज़िंदगी को मौका देकर तो देखो। हम फिर से हंसी खुशी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता। लेकिन विराज ने तो मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं की थी। अगर करता तो उस वक्त तो मुझ पर दया जरूर आ जाती। मैं आंसू बहाते फिर से अपने पापा के घर आ गई। जैसे ही अंदर घर में कदम रखा, मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ मुझे देखते ही चौंक गए थे। मेरी उजरी हुई हालत देखकर मेरे पापा और मेरी माँ समझ चुके थे कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मेरी माँ ने मुझे गेट पर ही रुक जाने को कहा और कहा, अंदर कदम मत रखना। तुमने तो घर से भागकर शादी की थी और अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मैं भागकर पापा के पैरों में बैठ गई। पापा उस वक्त मुझे बहुत मजबूर लगे थे। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और पापा के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई थी, जैसे उनके शरीर की जान ही निकल गई हो। बाद में पता चला कि पापा के आधे शरीर को पैरालिसिस मार गया है, बाकी आधा शरीर भी बहुत ना के बराबर काम करता था। मुझे पापा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पापा ने एक हाथ बड़ी मुश्किल से उठाकर मेरे सर पर रखा था। ये देख मेरी माँ भागती हुई अपने कमरे में चली गई। खैर, पापा ने मुझे उस घर में रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा था। मुझे ऐसे गंदे गंदे शब्दों से बुलाती थी कि जी चाहता जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। पापा की तो अब कोई उस घर में इज्जत ही नहीं रह गई थी। पापा एक तरफ पड़े रहते, उनकी आंखों में मुझे बेबसी नजर आता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। पूरे घर में मेरी सौतेली माँ का ही राज था। मैं पूरे दिन घर के काम करती, तब कहीं जाकर रात को खाना नसीब होता था। घर में एक काम वाली आंटी आया करती थी, बस उसी से थोड़ी बातचीत कर लिया करती थी, नहीं तो बात करने के लिए भी तरस जाती। वह बहुत अच्छी औरत थी। वह मेरी माँ के बारे में मुझे बताती थी कि तुम्हारी सौतेली माँ बहुत बुरी औरत है। वह बरकिरदार औरत भी है। तुम्हारे पापा जब काम पर चले जाते थे तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, और तुम्हारे पापा के आने से पहले ही आ जाती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारी माँ को किसी लड़के के साथ दोस्ती है। तुम्हारे पापा की जो हालत हुई है उसके पीछे तुम्हारी सौतेली माँ का ही हाथ है। मैं खुद अपनी आंखों से देखी हूँ कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे पापा को जूस में कुछ मिलाकर पिला दी थी, जिसे पीने के बाद तुम्हारे पापा की हालत खराब होने लगती थी और एक दिन तुम्हारे पापा को पैरालिसिस मार गया। यह तो मैं भी जानती थी कि मेरी सौतेली माँ बहुत बुरी औरत है, लेकिन इतनी बुरी औरत है कि अपने ही पति के साथ यह घिनौना काम करेगी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था। पापा की हालत पर मैं उस दिन बहुत रोई थी। अगले दिन एक और बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे पापा, जो मेरे आखिरी सहारा थे, वह भी मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं उस दिन बहुत रोई थी। जी चाहता था कि मैं भी अब इस दुनिया से चली जाऊं, लेकिन मौत और ज़िंदगी पर तो सिर्फ भगवान का ही बस है। इंसान उस पर कुछ नहीं कर सकता। मेरी माँ ऐसे रो रही थी जैसे कितनी बड़ी सती सावित्री है। पापा के मरने के बाद तो मेरी सौतेली माँ खुल्लम खुल्ला अय्याशी पर उतर आई थी और वह पूरा दिन गायब रहती। रात को वापस आती, अपने कमरे में जाकर सो जाती। एक दिन नौकरानी ने मुझे बताया, आपकी ज़िंदगी खराब करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी सौतेली माँ है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज रात को आप अपनी माँ के कमरे में जाकर देख सकती हो। आप अपनी आंखों से देख लेना कि आपके सोने के बाद आपकी माँ
अपने कमरे में क्या गुल खिलाती है। मेरा घर बर्बाद करके मुझे तलाक दिलवाकर मेरी माँ को क्या मिला। मैं इसके पीछे का राज जानना चाहती थी। रात हुई तो मैं अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी अपनी माँ के घर वापस आने का। जब मेरी माँ वापस आई तो उस वक्त मैं जाग रही थी। रात के 1 बजे का टाइम था। मेरी माँ के साथ कोई और भी आया था, लेकिन उस इंसान की शक्ल मैं देख नहीं पाई थी। वह दोनों कमरे में चले गए। मैं पीछे पीछे गई और खिड़की से उस कमरे के अंदर देखने लगी। कमरे में एक लड़का था। मेरी माँ उसके कंधे पर सर टिकाए बैठी हुई थी। यह देखकर मुझे हैरत का एक तेज झटका लगा था। मेरी माँ इस हद तक गिर जाएगी कि घर में ही अय्याशी करने लगेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। उस इंसान की पीठ मेरी तरफ थी। मैं देखना चाहती थी कि वह इंसान कौन है, और जब मैंने उस इंसान को देखा तो जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वह कोई और नहीं बल्कि विराज था। इसका मतलब मेरी माँ के प्यार के चक्कर में पड़कर विराज ने मुझे छोड़ दिया था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि विराज के साथ चक्कर चलाकर मेरा घर बर्बाद किया था। मैं वापस लौट आई और बेड पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। अगले दिन रोज की तरह मेरी माँ बाहर चली गई तो मैं अपनी माँ के कमरे की तलाशी ली। आखिर मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं जानना चाहती थी। मैं तो उनकी ज़िंदगी से चली गई थी, उन्हें तो खुश होना चाहिए था ना कि अब मैं उनकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आऊँगी। लेकिन विराज से तलाक करवाकर उन्होंने तो मुझे अपने घर में ही हमेशा के लिए बैठा लिया था। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया था। मैंने अपनी माँ के पूरे कमरे की तलाशी ले डाली। फिर मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिससे मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि आखिर मेरी माँ ने यह सब क्यों किया था। मेरे हाथ कुछ पेपर लगे थे जिसमें पापा ने अपना पुश्तैनी मकान और ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दी थी। उसमें पापा की एक डायरी भी थी जिसमें पापा ने लिखा था अंकुश, यानी मेरे पापा का नाम अंकुश है। मेरे पापा की शादी सबसे पहले मेरी सौतेली माँ कामनी से ही होने वाली थी। मेरी सगी माँ पूजा और मेरी सौतेली माँ कामनी दोनों कजन बहनें थी। कामनी किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी, वह अंकुश से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए शादी की रात कामनी अपने आशिक के साथ भाग गई। घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी माँ पूजा को मंडप पर बैठा दिया, लेकिन कामनी बिना शादी किए ही अपने आशिक के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद उसका आशिक उसे मारने पीटने लगा क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं था। फिर कामनी उससे तंग आकर घर आ गई, लेकिन तब तक मेरी माँ पूजा और मेरे पापा अंकुश की शादी हो चुकी थी। सारे घर वाले कामनी पर बहुत गुस्सा हुए और कामिनी को घर से निकालने लगे कि तुमने तो हमारी इज्जत उछालने में कोई कसर छोड़ी नहीं, अब क्या लेने आई हो। लेकिन कामिनी बहुत ही चालाक लड़की थी। उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। उसने कहा कि पूजा ने ही उसे यह कहकर भेजा था कि अंकुश तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं। मैं तो कुछ देर के लिए ही बाहर गई थी, लेकिन मुझे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और आज मैं वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भागी हूँ। यह सब कुछ किया धरा पूजा का ही है। इसने जानबूझकर मुझे बाहर भेजा था ताकि मेरी जगह वह अंकुश से शादी कर सके। पूजा कहती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कामिनी ने अपनी बातों से घर वालों को ऐसा उलझाया कि उन्होंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। शादी तो हो गई थी, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन कामिनी को घर में रहने की इजाज़त मिल गई और कामिनी दिन रात प्लान बनाने लगी थी कि किसी तरह पूजा को और अंकुश को अलग कर सके, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था। अंकुश और पूजा आपस में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। कामनी का आशिक तो उसे धोखा दे दिया था, इसलिए अब अंकुश पर ही डोरे डालने लगी थी। लेकिन अंकुश किसी भी तरह कामिनी के काबू में नहीं आ रहे थे। अंकुश और पूजा बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे और उनकी खुशियों को और भी दुगुना कर दिया था महिमा का जन्म। महिमा के जन्म के बाद दोनों और भी ज़्यादा खुश रहने लगे थे। और फिर भगवान ने अंकुश और पूजा को दूसरी खुशी दी थी कि वह दूसरी बार पूजा माँ बनने वाली थी। पूजा अपने मायके गई हुई थी और फिर कामिनी ने ऐसी चाल चली कि सब कुछ तबाह हो गया। कामिनी ने किसी मर्द को पैसे देकर खरीद लिया और उसे कहा कि तुम्हें पूजा के कमरे में सोना है। पैसे के लालच में उस इंसान ने ऐसा ही किया। कामिनी ने पूजा के खाने में नींद की गोली मिलाकर खिला दी कि वह गहरी नींद में चली गई। जब पूजा गहरी नींद में सो गई तो वह आदमी पूजा के बराबर बेड पर लेट गया और इतने में कामिनी ने अंकुश को फ़ोन कर दिया कि आकर अपनी पत्नी के कारनामे खुद अपनी आंखों से देख लो। जब अंकुश आए तो पूजा और वह आदमी एक साथ लेटे हुए थे। पूजा का सर उस आदमी के कंधे पर रखा हुआ था। अंकुश ने गुस्से में आकर उस वक्त पूजा को झकझोर कर उठाया और उसके मुंह पर थप्पड़ की बारिश कर दी। पूजा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है।
और फिर गुस्से में अंकुश ने न आव देखा न ताव और पूजा को तलाक देने का फैसला सुना दिया। और कमजोर दिल की पूजा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और फिर दिल पर हाथ रखकर बैठती चली गई। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी थी और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कामनी अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी। उसने सब घर वालों को ऐसे विश्वास दिलाया कि जैसे पूजा ही गलत थी। उसने ही झूठ बोलकर अंकुश के साथ शादी की थी। जिस समय पूजा की मौत हुई थी, महिमा उस समय 7 साल की थी। अंकुश महिमा को अपने साथ लेकर आ गए। अंकुश के घर वालों ने दूसरी शादी के लिए जोर डालना शुरू किया, लेकिन अंकुश नहीं माने। उन्होंने पूजा से सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन उस औरत ने उन्हें धोखा दिया था और मोहब्बत से अंकुश का विश्वास उठ चुका था। अंकुश पूरी तरह टूट चुके थे और इसी बात का फायदा कामिनी ने उठाया। उसने अंकुश पर अपने प्यार के डोरे डालना शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों में उसने अंकुश का दिल जीत लिया और फिर अंकुश और कामिनी की शादी हो गई। शादी के बाद कामिनी ने अंकुश पर अपनी मोहब्बत का ऐसा जादू चलाया कि वह अपनी बेटी महिमा को ही भूल गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया और महिमा बड़ी हो गई, यहाँ तक कि महिमा ने घर से भागकर शादी भी कर ली थी। कामिनी को और भी बहाना मिल गया था कि जैसी माँ वैसी बेटी। वह हर वक्त अंकुश के कान भरती रहती, लेकिन एक दिन सच्चाई खुलकर ही रहती है जब अंकुश ने खुद अपने कानों से कामिनी और उसके आशिक की बातों को सुना। कामिनी का वही पुराना आशिक जिसके साथ वह घर से भाग गई थी, वह कामिनी से मिलने घर आया था। अंकुश उस समय ऑफिस में होते थे, लेकिन उस दिन जल्दी घर आ गए थे और उन्होंने उनकी बातों को सुन लिया था। वह लड़का कह रहा था कि कामिनी प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम अंकुश को छोड़ दो, मैं तुमसे अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो कामिनी ने उससे कहा था कि मैंने बहुत ही मुश्किलों से अंकुश को पाया है, अब मैं अंकुश को नहीं छोड़ सकती। अंकुश को पाने के लिए उसने अपनी बहन पूजा तक को नहीं छोड़ा। अंकुश अंदर कमरे में गए और कामिनी को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मेरी इतनी मोहब्बत करने वाली पत्नी को तुमने मुझसे छीन लिया, मेरी बेटी के लिए मेरे मन में जहर भर दिया, भगवान तुम्हें इसकी सज़ा जरूर देंगे। जब कामिनी को लगा कि इसकी सच्चाई अंकुश को पता चल चुकी है, तब कामिनी ने दूसरा रास्ता अपना लिया। वह अंकुश को जूस में कुछ ऐसा मिलाकर पिलाने लगी कि अंकुश अपने होशो हवास को खो देते। धीरे धीरे अंकुश कमज़ोर होते चले गए और बीमार रहने लगे। फिर एक दिन उन्हें पैरालिसिस मार दिया, लेकिन मरने से पहले अंकुश अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम पर कर गए थे और यही बात कामिनी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सब कुछ अपने नाम करवाने के लिए उसके पास एक ही रास्ता था और वह महिमा का घर बर्बाद करके महिमा को घर पर बैठा देना और धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा लेना। डायरी पढ़ने के बाद महिमा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मौसी उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसे अपनी माँ और अपने पापा को लेकर आज बहुत रोना आ रहा था। खुशहाल जिंदगी थी दोनों की, लेकिन कामिनी ने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। महिमा ने प्रॉपर्टी के पेपर उठाए और अपने कमरे में चली आई। उसने सोच लिया था कि आज वह कामिनी के सामने चुप नहीं बैठेगी, आज उससे सारा हिसाब मांगेगी और थोड़ी ही देर में कामिनी घर आ गई। आज उसके साथ विराज फिर से था, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया। उसे विराज से नफरत हो रही थी क्योंकि दूसरों की बातों में आकर उसने महिमा की मोहब्बत को ठुकरा दिया था। जैसे ही कामिनी घर आई, महिमा चिल्ला पड़ी, बताओ कामिनी कि क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों मारा मेरी माँ को और क्यों मारा मेरे पापा को, क्यों बर्बाद की मेरी ज़िंदगी। तुम्हारे दिल में दिल नहीं है, दिल की जगह पत्थर है। इतनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए तुम्हें जरा भी दया नहीं आई, लेकिन अब मैं तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ। मेरे पापा ने यह सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। तुम इस घर से अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। महिमा की बात सुनकर कामिनी जोर जोर से हंसने लगी और उसकी भयानक हंसी के साथ बोली, महिमा तुम्हें क्या लगता है मैंने कच्ची गोलियां खेली है? असली पेपर तो मेरे पास है, जो मैंने अभी हाल में ही कोर्ट से बनवाए हैं। इन पेपर पर सारी जगह मेरे नाम है और इसलिए अब तुम इस घर से निकल जाओ। मैं हक्का बक्का सी कामिनी का मुंह देख रही थी। विराज भी कामिनी की सारी बातें सुन रहा था और हक्का बक्का सा खड़ा था। दौलत के लिए उसने महिमा को छोड़कर कामिनी से रिश्ता बनाया था, तभी तो उसने महिमा को छोड़ दिया। लेकिन उसको कहाँ पता था कि सारी जायदाद तो महिमा के नाम पर है। वह अपनी इतनी मोहब्बत करने वाली पत्नी से हाथ धो बैठा था और एक मक्कार औरत के जाल में फंस गया था। कामिनी ने महिमा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। महिमा के पास और कोई ठिकाना नहीं था। वह सड़क किनारे बैठी रो रही थी। तभी वहां से एक लड़का अपनी कार से जा रहा था। उसकी नज़र महिमा पर पड़ी। वह लड़का कार से बाहर निकलकर महिमा के पास गया।
उसका नाम देवांश था। देवांश महिमा से उसके रोने की वजह पूछा। महिमा ने अपनी सारी कहानी देवांश को सुना दी। देवांश को महिमा की सादगी पसंद आ गई। उसने महिमा के सामने शादी का प्रपोजल रखा। उसने महिमा से कहा, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को गुजरे 6 साल हो गए हैं। मेरी 5 साल की छोटी सी बच्ची है। मेरी बच्ची को माँ की ज़रूरत है और मुझे भी एक सच्चे जीवन साथी की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी बच्ची की माँ और मेरी जीवन साथी बनना पसंद करोगी? महिमा को देवांश की आंखों में सच्चा प्यार नजर आया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक बार पहले भी वह मोहब्बत के नाम पर धोखा खा चुकी थी, लेकिन इस बार सिर्फ मोहब्बत का सौदा नहीं था, इसमें देवांश की कुछ मजबूरी थी। उसे अपनी बेटी के लिए माँ चाहिए थी, इसलिए महिमा ने शादी के लिए हाँ कर दी। महिमा और देवांश की शादी बहुत ही सादगी से हो गई। उसने छुटकी को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह पाला। छुटकी भी बहुत जल्दी महिमा से घुल मिल गई और उसे माँ कहने लगी। महिमा अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। एक बार महिमा और देवांश अपनी शादी की सालगिरह पर मंदिर गए हुए थे। पूजा करने के बाद वह कुछ भिखारियों को खाना खिला रहे थे और महिमा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब उसने कामिनी को भिखारी की लाइन में खड़ा देखा। कामिनी की हालत बहुत खराब थी, वह बहुत बीमार लग रही थी। उसकी हालत देखकर महिमा का दिल पिघल गया। भगवान ने कामिनी को उसके कर्मों की सजा दे दी थी। बाद में महिमा को पता चला कि पापा ने बैंक से अपने काम के लिए कुछ लोन लिया था। किस्तें समय पर न पहुंचने की वजह से बैंक का कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका था और बैंक ने अपना पैसा वसूलने के लिए पापा की सारी जायदाद नीलाम कर दी थी। कामिनी खाली हाथ रह गई थी। कामिनी गलत कामों में पड़ चुकी थी और इसलिए उसको एक भयंकर बीमारी हो गई। उसे कैंसर हो गया था। आज वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही है और भीख मांगकर अपना पेट पाल रही है। महिमा का मन तो नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ और उसके पापा उसके पास नहीं थे, लेकिन इंसानियत के नाते कामिनी को एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब कामिनी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।